तो नहीं की, लेकिन मेरी तरफ से बद्रीनाथ या उसका चयन भी किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि हमारे आदरणीय सदस्यों को इसकी जो डिस्टेंस है, दूरी है अलग-अलग क्षेत्रों से, क्या सूटेबल बैठेगी, सही बैठेगी? ये मेरी तरफ से प्रस्ताव है कि उसी दौरान यहाँ की चार धाम की पट भी खुलते हैं। तो एक तो स्थान ये है, लेकिन अगर सभी राज्यों के सदस्यों को समान दूरी तय करने वाली बात है, तो वो स्थान कौन होगा, ये भी एक प्रश्न अभी भी है। एक विकल्प मैं साझा करता हूँ बद्रीनाथ क्षेत्र का, जो जोशीमठ हो सकता है या आसपास हो सकता है। लेकिन जब आदरणीय सदस्य प्रस्ताव रखते हैं और सूटेबल जगह है, सही जगह है, सामने आती है और उनके माध्यम से ही जब प्रस्ताव आएगा, तो चर्चा निरंतर आगे बढ़ती हुई वास्तविक स्वरूप चर्चा के माध्यम से ही सामने आएगा। मैं ऐसा निवेदन भी करता हूँ और ऐसी प्रार्थना भी करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वापस आता हूँ आदरणीय भाई साहब के पास। जी, रंजना जी संचालन करें। आप लेफ्ट हो गई थी इसलिए मैंने। जी, आगे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आप सादर आमंत्रित है अपना सुझाव देने के लिए। ओम सदन को सादर प्रणाम। योगशाला में थोड़ा लेट जुड़ पाया था आज मैं, फिर भी काफी योग किया, बहुत अच्छा लगा। अभी जैसे श्यामलाल भैया ने बोला है कि बद्रीनाथ के आसपास के एरिया, यही मैं बोलने वाला था कि इस बार का योग उत्तरांचल के देवभूमि में कहीं भी हो। एक और दूसरा एक स्थान और मेरी नजर में है, वो है आगर मालवा के पास एक गौशाला है जहाँ सतत 3 साल से गौ गौकथा चल रही है, सतत चल रही है। वो जगह भी है, वहां भी हम संपर्क करके और कर सकते हैं। हमारे वहाँ एक बने सिंह आर जी शायद वहीं रहते हैं आसपास, तो उनसे संपर्क करके हम बात कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी जगह है वो भी, किंतु ज्यादा अच्छा होगा कि उत्तरांचल की कोई जगह मिले हमको, देवभूमि की। यही बोलना चाह रहा था, जो श्यामलाल जी ने पहले ही बोल दी। धन्यवाद। जी जी आदर रंजना जी संचालन में देर क्यों कर दी थी? चलिए करिए। जी, आगे मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद रंजना जी। शुरू में पवन सर ने आज जो बात रखी है, उस समय कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी, तो भूमिका मैं समझ ही नहीं पा रहा, और बीच में जो उन्नीला जी ने उस पर बोला, तो आधे में ही हमारी आवाज शुरू हुई। तो एक बार जरा भूमिका और ये सब समझने के बाद में मैं मेरी बात रखूंगा। धन्यवाद। जी, जी। जी आदरणीय पवन सर ने जो भूमिका रखी वो इस तरह से थी कि हम योगाहार का चतुर्थ वर्ष के लिए जब तैयारी करते हैं या सोचते हैं, और जब ऑफलाइन योगाहार प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने की बात सोचते हैं, तो तब हमारे मन में क्या आता है? क्या वो कौन-सी जगह होगी? कौन-सी वो विशिष्ट जगह होगी? और इन 4 वर्षों को सफलतापूर्वक जब हम मना करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें हम किस तरह से इस गोष्ठी का आयोजन करेंगे? क्या समय की अवधि कितने दिन की होनी चाहिए? और वहाँ असल में हम उस गोष्ठी में करेंगे क्या? किस विकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और हमारा संकल्प क्या होगा? और सबसे बड़ी बात ये कि वो जगह कौन-सी होनी चाहिए, ताकि सभी लोगों को की पहुँच वहाँ तक आए, यानी जो किसी ज़्यादा दूरी किसी को ना हो।
सुटेबल हो, ये भी एक बात है। और जगह भी कि वो किस तरह से, यानी उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए। इस संबंध में जब मैंने बात रखी तो मेरा ये कहना था कि हाँ, बद्रीनाथ क्षेत्र भी एक स्थान हो सकता है। द्वितीय बात आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ने रखी है। उन्होंने कहा कि आगर मालवा का वो क्षेत्र जहाँ की पिछले सतत कथा का आयोजन, गौशाला, गौ माता पर कथा का आयोजन चलता आ रहा है, वो स्थान भी विशिष्ट है और वहाँ भी ये कार्य हो सकता है। ये ऐसा ऐसा अनुमान और ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। तो इसी पर आदरणीय आपका मार्गदर्शन चाहिए कि जगह कौन सी हो और कितने समय का ये कार्यक्रम होना चाहिए, वहाँ पे हो क्या। क्योंकि अभी तक हमने जो भी कार्य किए, जो भी संरचना रही है योगाहार को के उत्सव को मनाने की, वो हम सभी को पता है। और उसमें क्या जोड़ा जाए, क्या विशिष्टता उस कार्यक्रम की हो, ये बात रखी गई है आदरणीय। धन्यवाद दिनेश जी। यह प्रोग्राम कम से कम 3 दिन का हो, यानी 3 दिन हम सब योगाहारी जो भी है वो वहां पे मौजूद रहे और चौथे दिन वहां से निकले और पहले दिन के पूर्व हम शाम को वहां तक पहुंचे। तो मिनिमम 3 दिन का हो, क्योंकि इतने दूर से सभी लोग इकट्ठे मिलते हैं तो विचारों का आदान प्रदान, कुछ एक्शन प्रोग्राम, ये सब करने के लिए 2 दिन में समय बहुत कम मिलता है। हमने 2 आयोजनों में देखा है, तो 3 दिन का हो, नंबर 1। दूसरा कि अभी उत्पादन की जो भी प्रक्रियाएं चल रही है उस संदर्भ में बहुत ज्ञान योगाहार के मंच पे और केस स्टडीज के माध्यम से आया है, लेकिन एक्चुअली उसका प्रोसेसिंग या जिसको पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये छोटे छोटे तरह से कैसा होता है, इसका एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जहाँ पे जो भी समूह चलाते होंगे या जो भी करते होंगे, फिर वो हिमाचल में हो या कोई प्लेन्स में हो, लेकिन ऐसे जहाँ पे व्यवस्थाएं बन रही है कि हाँ भाई इस तरह से उत्पाद आते, यहाँ पे ये ऐसा प्रोसेसिंग होता, इसका पैकेजिंग होता, वहां पे हो या फिर और शायद कोई केवीके में हो या जुड़े हुए इंडस्ट्री में हो, लेकिन पैकेजिंग कैसे किया जाता है और उसका प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग, इसके बारे में का जो बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज अभी भी हम लोगों को भी नहीं है। हम भी सिर्फ किताबी पढ़ते हैं। तो वो एक्चुअली व्यवस्थाएं कैसी बनती है, उसके लिए वो मशीनें क्या 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 कितनी क्या अलग अलग क्वांटम की हो सकती है, क्या समूह उसको परचेस कर सकते हैं या 10-5 किसान मिलके कर सकते हैं, और वो उसका किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मिलजुल कर बात वहीं पे रुकती है। हमारे योगाहार में भी कई गेस्ट आए और सब बात वहीं पे रुक जाती है, के भी साइंटिस्ट आए वही रुक जाती है कि मार्केटिंग अगर नहीं हुआ तो सारी प्रोसेस जो है वो उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। 10% लोग कर सकते हैं वो जहां तक है, लेकिन 90% में अभी भी वो प्रॉब्लम है। तो प्रोसेसिंग प्लांट्स, पैकेजिंग, मार्केटिंग, इसकी व्यवस्थाओं का एक वर्कशॉप बोलो, 3 दिन में हम मिल रहे तो कम से कम 1 दिन या 2 दिन वर्कशॉप भी चलता है तो भी चलेगा, उस बहाने लोग नई कुछ सीखेंगे भी। कम से कम 1 दिन का तो फुल टाइम वर्कशॉप वहां पे चलना चाहिए इस पर, और बाकी 2 दिन हम अपने कार्यों को करें। ऐसी व्यवस्था जहाँ पे हो तो वैसा कोई भी स्थान चलेगा, यह एक मेरा सुझाव है। और तीसरा कि यानी जो भी यहाँ पे आपने भी आपके वक्तव्य में बोला कि रीचेबल, मैक्सिमम लोग वहां पे पहुंच सकते हैं, इस तरह का कोई स्थान हो जहाँ पे आसानी से लोग आ सकेंगे, रुक सकेंगे और उनमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और डेट्स जो हो वो मैक्सिमम इसी तरह की हो कि एक जून के पहले, क्योंकि जून के 15 जून के बाद में कुछ जगह पे स्कूल कॉलेजेस चालू हो जाते हैं, तो उनके पाल्य है, नाती है, जो भी जो कुछ भी है वो अपने तरह से बिजी हो जाते हैं। तो जो एक जून के पहले वाला जो पार्ट है, बस उस ज्यादा से ज्यादा मतलब अप्रैल से, क्योंकि 1-2 महीने तो अपने को व्यवस्था में भी लग जाएंगे, तो अप्रैल से जून बस, या अप्रैल या मई, इस माह में यदि वो आयोजन होता है तो ठीक रहेगा। धन्यवाद। और बाकी कुछ लगेगा तो मैं बाद में जोड़ दूंगा। धन्यवाद। जी जी, आदरणीय अगर स्थान स्थान का नाम भी, संभावित स्थान का नाम भी आप बता दें तो और अच्छा रहेगा। 2 स्थान अपने को अपने जो योगाहारी मित्र थे उन्होंने दिए थे। एक तो बावला जाट जी ने दिया था
उनका एक इनविटेशन था कि वहां पे आइए करके, तो उस स्थान पे भी चर्चा हो सकती है अगर वो अभी मतलब इंटरेस्टेड है तो। या फिर जैसा पीछे शरद जी ने बोला था कि भोपाल में जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो भी उनके वक्तव्य से ही आया था कि वहां पे कई प्रकार के प्रोसेसिंग प्लांट्स के भी इंस्ट्रूमेंट्स है और खेती को लगने वाले भी इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है। उस तरह का अगर वहां से सहयोग मिल सकता है तो वो भी एक स्थान हो सकता है। इसके अलावा जो भी हो वो देखा जाएगा। धन्यवाद। जी जी, जी दिनेश भैया आप करें। जी, 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 धन्यवाद जी। तो इस तरह से आदरणीय दुबे सर ने कहा है कि ये 3 दिवस का प्रोग्राम हो और आपने कहा है कि जो सुव्यवस्थित बाज़ार का वास्तविक व्यवहार, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग वगैरह पर उस पे चर्चा हो, वर्कशॉप हो, उसको लेकर के कहा गया है। हालाँकि स्थान के नाम पे आपने जो सुझाए गए स्थान, पूर्व में सुझाए गए स्थान हैं, उन पे वार्ता रखी है, उन पे बात रखी है। इसी क्रम में मैं आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज दीदी जी के पास आता हूँ और निवेदन करता हूँ, आप मार्गदर्शन करें। जी प्रणाम, धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहले मैं आज के योगाचार्य जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। हमारे गुरुदेव और परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आज के विषय के लिए जो बात अभी चली, तो स्थान के लिए मुझे भी सबसे पहले मेरे दिमाग में विचार आया था जो गौशाला अभी जो मालवा आगर मालवा में जो गौशाला के ऊपर जो बताया था, आदरणीय पवन कुमार जी भी गए थे और सब, तो वो स्थान उचित रहेगा यदि संभव हो तो। उसके बाद जो दिनेश जी का विचार है कि उत्तराखंड में वो भी बहुत उत्तम है, परंतु यदि सबके लिए वो सुविधाजनक हो और जाना संभव हो तो वह भी उचित है। और तीसरा कोई ऐसा स्थान लिया जाए जहाँ पर वही कोई मेरे जो विचार थे वही सब अभी आदरणीय कुशल दुबे जी ने, दिनेश भाई साहब ने और प्रदीप राज जी ने बता ही दिए हैं। वही मेरा भी विचार जा रहा था कि कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर कुछ और गतिविधियां चलती रहती हैं, तो उससे भी वहां के उससे भी हमें उसकी जानकारी मिलती है। और हमारे जो 3 दिन के कार्य, 3 दिन तो रहना ही है, 3 दिन तो होगा ही, और फिर वो 3 दिन का क्या कार्यक्रम रहेगा, पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, इसके ऊपर पूरी विस्तृत चर्चा देखो करना पड़ेगी और कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बनानी होगी और 3 दिन रखना ही होगा। फिर कुछ विशिष्ट विद्वानों को भी आमंत्रित करने के लिए उसमें प्लान करेंगे कि अलग-अलग फील्ड के अलग-अलग क्षेत्रों से जो जो रिलेटेड और जो ज्ञानी जो लोग हैं उनको हम स्पेशल आमंत्रित करें और उनके लिए उस समय दें। तो जो किसान से, कृषक से संबंधित प्लस चिकित्सा से संबंधित और अन्य हमारी स्वास्थ्य से रिलेटेड अपना योगाहार का जो हमारा असली उद्देश्य है उससे संबंधित जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, जिनके जिनके भी जानकारी में है, जिनके साथ में जिनका परिचय है, उनको हम स्पेशल आमंत्रित करें। ऐसा बस मेरा विचार है। बाकी जगह के लिए मुझे सबसे पहले वो गौशाला वाला भी विचार आया था। दूसरा जो दिनेश जी ने बोला है वह भी बहुत उत्तम है यदि सबके लिए सुविधाजनक हो तो। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, आदरणीय दीदी धन्यवाद। और आपने 2 स्थानों के साथ-साथ ये कहा है कि जहाँ गतिविधियाँ चलती रहे हों और वहाँ से हम सीख सकें, साथ में जो विस्तृत चर्चा है वो वास्तव में इस चर्चा के बाद ही सामने आएगी, जब 1-2 दिन का मंथन होगा और अलग-अलग क्षेत्रों से जो ज्ञानी जन हैं, विशेषजन हैं, उनके बारे में आपने कहा है। तो जी धन्यवाद। और पुनः अ, मैं आदरणीय रामाधार आदरणीय रामाधार जी आपसे निवेदन करता हूँ, आपका हैंड रेज़ है, आप बात रखिएगा।
जी, संभवतः आप तक जी सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत सर। जी, ओम। जी, ओम प्रणाम सर। ये योगाहार हाँ, आप कार्यक्रम बोलिए। में कुछ सुझाव आप देना सबकी चाहते क्या आप? भूमिका बहुत ही सराहनीय है। आप जी, नहीं, सुझाव तो हमारा अब इसमें कुछ नहीं है। हमको आप लोगों ने जो इसमें रूपरेखा बना रहे हैं, अच्छा है। आगे और आपकी ये योगाहार कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, ये बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद है हमारी तरफ से कि आज माने 3 साल पूरे हो रहे हैं आपके, चौथा साल में प्रवेश करेंगे आप, है ना, लगातार। और आपका जो ये चल रहा है कि कहीं उत्तराखंड में आपका प्रोग्राम ऑफलाइन होने का बहुत अच्छा सुझाव है, होना चाहिए। तो इससे एक अलग मैसेज जाएगा लोगों को और योग में जुड़ने का भी लोगों को मौका मिलेगा। जी जी बहुत बहुत जी। धन्यवाद सभी को। ओम। जी आदरणीय, धन्यवाद ओम। और आपकी वाणी जो कि आपकी शुभकामनाएं इस युगाहार की आने वाले कार्यक्रम को मिली हैं। इसी क्रम में आदरणीय सीएम राय सर, आपका हैंड रेज है, कृपया आप सुझाव रखें। जी ओम, सदन को प्रणाम। आप लोगों का सुझाव अति उत्तम है। हर जगह अभी बद्रीनाथ आपने बताया और भोपाल बताया और आगर मालवा, ये तीनों स्थान अच्छे हैं। लेकिन मेरा एक था उसमें प्रस्ताव कि यदि एक बार हमारे कार्यक्रम के बीच में कान सिंह जी आए थे, उनके यहाँ भक्ति शक्ति का प्रतीक वहाँ है और सभी चीज़ों का वहाँ लगाया हुआ है। यदि वहाँ स्थान हो उचित और सबके रुकने की व्यवस्था हो जाए तो वो स्थान हमको अच्छा लगता है। यदि संभव हो तो सर वहाँ करने का प्रस्ताव किया जाए। जी ओम। कहाँ बताया है? कहाँ जी बताया? आदरणीय, ये आदरणीय करण सिंह जी जो योगहार के सदस्य हैं, वो जो जोर की ढाणी राजस्थान से हैं। जी, तो जी, राजस्थान के किसी जनपद में आदरणीय करण सिंह जी रहते हैं। तो जोर की ढाणी उनका सीकर जो सीकर, हाँ सीकर जी। जी, इसी क्रम में आदरणीय नारायण मीणा जी, आप अपना सुझाव रखें। जी ओम, सदन को प्रणाम। मेरा यह सुझाव था कि हमारा ग्रुप योगाहार ग्रुप है, आहार से जुड़ा हुआ ग्रुप है। और मेरा ये सुझाव था कि जहाँ पर प्राकृतिक खेती अधिक मात्रा में होती हो, जहाँ पर हमको सीखने को भी मिले और यहाँ पर कई गतिविधियां चलती हो, ऐसा स्थान है करनाल में। आचार्य देवव्रत जी का फार्म है जो 180 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। वहाँ पर कई गतिविधियां चलती हैं और वहाँ पर बहुत अच्छा उनकी व्यवस्था है। वहाँ पर यदि ऐसे स्थान पर रखा जाए तो हमको प्राकृतिक खेती के बारे में सीखने को बहुत मिलेगा और वहाँ पर स्थान भी बहुत है देखने के लिए। तो ऐसी जगह पर रखा जाए। और दूसरा स्थान हमारा है पचमढ़ी, हिल स्टेशन है, वहाँ पर भी कई फार्म हैं वहाँ पर देखने के लिए और सीखने के लिए। तो पचमढ़ी भी बहुत अच्छा स्थान है और गर्मी के मौसम रहेगा तो वहाँ इतनी गर्मी भी नहीं रहती। तो मेरा ये सुझाव था कि ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ पर सबको सुगमता हो। मध्य प्रदेश जो है पूरे
भारत में बीच में पड़ता है, जिसमें आने जाने में सुविधा रहेगी पूरे देश के लोगों को, बीच में मध्य में पड़ेगा। तो ऐसा मेरा सुझाव था कि ऐसे जगह पर रखा जाए जो सबको सुगमता हो जाने आने में। ओम जी। जी, जी। आदरणीय आपने 2 स्थान रखे, एक तो करनाल और द्वितीय पंचमढ़ी। लेकिन ये मेरा एक प्रश्न है कि जैसे करनाल है, आचार्य देवव्रत जी की जो कार्यशाला है, कार्यभूमि है, क्या यहाँ पे हमारा कोई संपर्क है या यहाँ से हमारे कोई योगदारी सदस्य हैं जो कि वहाँ पे इस तरह की तैयारियों के लिए सफलता तय करें? जी, ये जानकारी तो नहीं है मुझे वहाँ की, मगर फार्म बहुत बड़ा विशाल फार्म है उनका, जिसपे कई तरह की गतिविधि होती हैं। वहाँ पर जड़ी बूटियां भी कई तरह उगाई जाती हैं वहाँ पर, और बहुत ही सुंदर स्थान है वो। ओम जी। जी, ओम। और जो ये पंचमढ़ी क्षेत्र है कि यहाँ से हमारे कुछ योगाहारी सदस्य आते हैं? ये अपने नर्मदापुरम के पास ही है। पचमढ़ी नर्मदापुरम से 70-80 किलोमीटर पड़ता है। तो नर्मदापुरम के सभी योगाहारी ग्रुप जुड़े हुए हैं, पचमढ़ी से कोई नहीं होगा, और ये सभी संपर्क में है वहाँ पर। चाहे तो वहाँ स्थान देख सकते हैं अपन, क्योंकि हम 3 दिन रुकेंगे वहाँ पर, और 3 दिन में हमें कुछ देखने को मिलेगा, और अपनी गतिविधियां जो करेंगे, जो रूपरेखा रहेगी, उस हिसाब से वो स्थान भी बहुत ठीक रहेगा। ओम जी। जी, जी। आदरणीय धन्यवाद, आपने सुंदर सुझाव आपने दिया है। और इसी क्रम में आदरणीय राम किशुम भारद्वाज जी, आपका हैंड रेज़ है, कृपया आप सुझाव रखिएगा। जी, सदन को प्रणाम। मैं रामकिशन भारद्वाज छतरपुर से हूँ। मेरा सदन के लिए प्रस्ताव है, बाकी सभी लोग जो सहमति प्रदान करेंगे। छतरपुर में बागेश्वर धाम एक बड़ा तीर्थ है, और यहाँ पर गौशाला भी उन्होंने वहाँ पर बनाई हुई है, तो वहाँ पर भी ये कार्यक्रम किया जा सकता है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी बहुत सारी यहाँ पर प्रोड्यूसर कंपनियां जो बनाई हैं, छतरपुर में भी है, बिजावर में है, नौगांव में है, तो इसमें भी कुछ नवाचार हो रहे हैं। और यहाँ पर जो NRLM के माध्यम से विभिन्न समूह, उनके फेडरेशन भी यहाँ पर बनाए गए हैं, उनके DPM हैं यहाँ पर, वो हमारे मित्र हैं। तो ये भी एक प्रस्ताव है कि यहाँ पे योग भी कर सकते हैं, और साथ में कृषि के क्षेत्र में भी काफी देख सकते हैं। बाकी दर्शनीय स्थल भी यहाँ पर है, जटाशंकर धाम है, और खजुराहो तो है ही साथ में। अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो राम राजा सरकार का मंदिर है। तो इस तरह से भी एक बनाया जा सकता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। ओम। जी, आदरणीय आपने सुंदर सुझाव दिया है। और जी, आपने जो सुझाव दिया है, आपकी साथी में पहुंचता हूँ आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत सर तक। जी ओम, धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। जैसा भी आदरणीय कुसुम बहन जी ने बोला था, तो हम 2-3 चीज का ध्यान रखें। एक तो स्थान ऐसा हो जहाँ व्यवस्था हो, मतलब ऐसा ना हो कि हम इतने लोग जाएं और वहां पे व्यवस्थाओं में दिक्कत आए। दूसरा, जैसे पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी में मई में हमको कोई स्थान नहीं मिलेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, वहाँ पे जगह मिलना बहुत मुश्किल होगा पचमढ़ी में मई में खास तौर से। मतलब वो बहुत मतलब वैसा डेस्टिनेशन है जहाँ मई में सारे लोग वहीं जाते हैं, तो मैं समझता हूँ मई में वहाँ संभावनाएं कम है। और ये जो गौशाला का था विचार, वो एक बहुत अच्छा विचार है। अगर वहाँ रहने की व्यवस्थाएं, मतलब वहीं रुकने की व्यवस्था हो, ऐसा नहीं कि दूर से जाके हम रुके, जहाँ हमारा कार्यक्रम हो वहीं हम रुके, ऐसा होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। दूसरा, जो इनका रालेगंज सिद्धि एक वो बहुत अच्छा प्लेस हो सकता है किसानी के हिसाब से, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया आदरणीय अन्ना हजारे जी ने। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी उनके पास में हैं,
और वहाँ पे शायद रहने की व्यवस्थाएं भी प्रॉपर है, ऐसा मेरा मानना है शायद वहाँ पे। तो रालेगंज सिद्धि भी हम अपने उसमें डाल सकते हैं, गौशाला रालेगंज सिद्धि। और जो वो कान सिंह जी आए थे, वो भी एक प्रकल्प अच्छा हो सकता है, पर उनका उनके यहाँ व्यवस्थाएं की वो देखना पड़ेगा कि क्या जब हम चाहते हैं तब उनके पास व्यवस्थाएं है या नहीं। क्योंकि हमें जब जहाँ भी हम जाएं वहाँ सीखने को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले तो निश्चित रूप से वो हमारे पूरे परिवार को सपोर्ट करेगा, आने वाले समय की रूपरेखा को और मजबूत करेगा। जी ओम। जी आदरणीय सर एक बीच में टोके एक बात बोलना चाहता हूँ। मई में अपना कार्यक्रम है और मई में विदर्भ और मध्य प्रदेश वगैरह में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, उसको भी अपने को विचार करना चाहिए, क्योंकि 3 दिन रुकना और बहुत अति ज्यादा गर्मी रहेगी मई में, 40 से ऊपर टेम्परेचर रहेगा, उस पर विचार जरूर करें। बिल्कुल सही कह रहे। जी, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मौसम को देखते हुए भी कि ऐसे स्थानों जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, उन स्थानों का चयन भी थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल सर ने जो बात रखी है, उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये रखी है कि हम ऐसे स्थानों का ही चयन करें जहाँ हमारी पहुँच हो, जहाँ हम व्यवस्था बना सकते हों और ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह सकते हों कि यहाँ आयोजन किया जा सकता है। क्योंकि वैसे स्थान तो भारत भर में बहुत अच्छे-अच्छे स्थान हैं, लेकिन अगर वहाँ से हमारे सदस्य ही नहीं हों और हम सब करेंगे और होगा जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो आदरणीय राउत सर ने ये सुझाव बड़ा अच्छा दिया है कि हमारी पहुँच वहाँ पे हो और वहाँ पे हम ये सुव्यवस्थित ढंग से ये कार्य संपन्न हो। इस तरह से भी सुझाव आएँ, तो 2 दिन की चर्चा को हम 1 दिन में ही सफल बना सकते हैं। और आपने जो स्थान दिए हैं आदरणीय दुबे सर के लिए भी आपने कहा है कि वो रा रानीगढ़ सिद्धि के आस-पास रहते हैं। हालाँकि उनका क्या क्या टिप्पणी रहेगी? आदरणीय दुबे सर से अगर आपकी टिप्पणी हो आदरणीय, तो आप रखिएगा। धन्यवाद दिनेश जी। राळेगंज सिद्धि प्रस्थान बहुत अच्छा है। हालांकि वो हमारे जगह से नागपुर से करीबन 500-600 किलोमीटर है और टेम्परेचर वाला जो मसला है वो विदर्भ में अभी जो बात कही वो तो निश्चित रूप से है। और राळेगंज सिद्धि भी कोई यानी कोल्ड प्लेस नहीं है, तो वहाँ भी हमारे विदर्भ में अगर 48 रहेगा तो वहाँ पे 42-43 रहेगा, इस तरह से है। और वहाँ पे व्यवस्थाएं किस तरह से हो सकती नहीं हो सकती, इसके बारे में जानकारी लेने के बाद ही मैं अपने बात सदन में रख पाऊंगा। धन्यवाद। जी आदरणीय धन्यवाद। तो ये बात भी निश्चित हुई है कि हम ऐसे स्थानों का चुनाव करें जो हमारी पहुँच से भी हों और साथ में मौसम का भी ध्यान रखा जाए कि जहाँ सभी सदस्य 3 दिन के इस प्रोग्राम में जो प्रस्तावित है 3 दिन का रखा गया है, आज जो भी प्रस्ताव आएँगे जो भी सही बैठेगा, तो वहाँ पे जो कार्य है वो आसानी से सिद्ध हो सकें। पता चला हम गर्मियों से ही परेशान हैं या पता चला कि हमने ऐसी जगह किया है जहाँ हमारी पहुँच ही नहीं हो, तो ये भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, मैं अगला हैंड रेज़ है आदरणीय बनेश सिंह आर्य जी का, मैं आपके पास आता हूँ। आदरणीय आप सुझाव रखिएगा। जी प्रणाम सदन के सभी महानुभावों को। योगार उत्सव मनाने की जो बात चल रही है उसमें मेरे नज़र में जो अपने को जो सीखने को जो मिल सकता है वो 2 स्थान है। राजस्थान के सीकर में कान सिंह जी निर्माण के वहाँ पर, और राजस्थान में ही श्याम सुंदर पालीवाल जी के यहाँ पर। 2 शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने वो कहावत है एक के आग के ऊपर बाग लगाया है, यानी कि केवल एक व्यक्ति ने एक गाय और एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे और वहीं से प्रकृति की कार्य योजना शुरू की, और आज दोनों जगह केंद्र सरकार ने सारी व्यवस्था करके पर्यटक जैसा स्थल बन चुका है और हजारों की संख्या में रोज लोग वहाँ पर देखने आते हैं, घूमने आते हैं, विदेशों से भी लोग वहाँ पर आते हैं। तो यदि हमारा उत्सव अगर वहाँ पर मनाया जाएगा तो हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा विषय ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और प्रकृति को समृद्ध बनाने का है। और उसके साथ साथ में श्याम सुंदर पालीवाल जी के क्षेत्र में
महाराणा प्रताप का जो चित्तौड़ है, घास की रोटी खा करके उन्होंने जीवन बिताया और मुगलों से लोहा लिया। तो ऐसे स्थान पर जाकर के वहाँ की मिट्टी हमने माथे पर लगाने का भी हमें अवसर मिलेगा। उसके पास ही भारत का पहला गांधी सागर बांध है, जहाँ से बिजली बनाने का शुभारंभ हुआ था, वो भी अपन को देखने को मिलेगा। तो ऐसी योजना अगर वहाँ बनाई जाए। और तीसरा स्थान अपने गो अभ्यारण्य, जो हमारे क्षेत्र में गौशाला है, वहाँ तो पेंडिंग में है, वहाँ पर कभी भी हम तैयार करके आ सकते हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव करने की जरूरत भी नहीं है। वहाँ तो एक तरह से गो तीर्थ बन चुका है। जी जी, आदरणीय, आपने बहुत ही सरलता से ये बात कह दी है कि उन स्थानों का चयन हमें करना ही है जहाँ से हम सरलता के साथ सीख सकें और हमारी पहुंच सरलता के साथ हो सके। जब आपसे बात करते हैं तो जो गौ अभ्यारण्य, जिसमें आपकी उत्सुकता भी रहे कि योगाहारी सदस्य वहां पहुंचे, और आपने कई बार निवेदन भी किया है, ये बड़ा अच्छा प्रस्ताव है। साथ में आपने 2 स्थान आदरणीय पालीवाल जी और आदरणीय कान सिंह जी के यहाँ भी रखा है। अब सर, आपसे अगर मैं प्रश्न करूं कि यहाँ पे जो राजस्थान के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे, और जो आपने गो अभ्यारण्य कहा है वहाँ पे, गर्मियों के की शुरुआत में लगभग कितनी गर्मी रहेगी मई में खासकर? क्या अगर गर्मियों की बात करें या गर्मी की बात करें, क्योंकि ये तो लगभग सभी प्रस्तावों में गो अभ्यारण्य सामने आया है। जी आदरणीय। गो अभ्यारण्य में तो एक गर्मी का एहसास हो सकता है, क्योंकि अभी वहाँ पेड़ पौधों की कमी, अपना प्लांटेशन का काम चल रहा है। तो आने वाले भविष्य में या 1 या 2 वर्ष के बाद वहाँ पर अच्छा वातावरण बन जाएगा। परंतु श्याम सुंदर जी का जो गांव है, जहाँ क्षेत्र है, वो तो शायद एक स्वर्ग के समान है आज के वर्तमान में, ऐसा देखा जाए तो। क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्था है, वो सरकार ने भोजन की व्यवस्था कर रखी पर्यटकों के लिए। उनके गांव से 11-11 किलोमीटर के चारे चौकट में ऐसा वातावरण शायद किसी को देखने को मिले, ऐसा बना रखा उन्होंने। और बहुत कुछ परिवर्तन कर रखा। वहाँ के किसानों ने बिजली बना करके सरकार को बेच रखी है। जी 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 आदरणीय, धन्यवाद। हमारे आदरणीय योगाहार से हैंडेज है, योगाहार टीम से हैंडेज है। जी 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 आदरणीय दिनेश जी, सबको प्रणाम। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आज हो रही है, जो कई दिन से हम इंतजार कर रहे थे कि आज हमारे साथी मित्रों ने जो सबसे पहले आदरणीय पवन कुमार जी ने जो सुझाव दिया था कि हमें स्थान का चयन करना है, स्वरूप कैसा हो, कितने दिन का हो, और ये स्थान की विशेषता क्या होगी, और जो बद्रीनाथ का आपने सुझाव दिया है, आपको साधुवाद। मैं एक एक जगह को जितने प्रस्ताव आए हैं उसके बारे में, क्योंकि ये बद्रीनाथ हमारी एक पावन धरा है, और उस समय क्योंकि तीर्थ यात्रा ज्यादा उस पर रहती है, पट खुलते, तो हमारा उद्देश्य ये जो योगाहार उत्सव का है, योगाहार उत्सव आगे हम जब 5वीं वर्ष में प्रवेश करेंगे तो हम एक संख्या के साथ और एक उपलब्धि के साथ आगे बढ़े। तो हम यात्रा तो कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए कोई हो रही है, लेकिन जो 2-3 नाम जो आए हैं योगाहार उत्सव के हिसाब से, क्योंकि तीर्थ यात्रा में अधिकतर तीर्थ यात्री होते हैं और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो थोड़ा सा अपन जो कार्यक्रम है वो उतना अपन नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, सुसनेर गौशाला का जो प्रदीप राज वर्मा जी ने सबसे पहले दिया था, तो सुसनेर गौशाला में सिर्फ गौशाला है, वहाँ तीर्थ गौधाम बन गया है, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। बाकी चीजें वहाँ ऐसी नहीं है कि वहाँ हम 3 दिन का कार्यक्रम कर सके। एक दर्शन करने कभी भी जा सकते हैं या कोई विजिट कर सकते हैं वो गौशाला के लिए, जैसा बड़े सिंह जी ने बताया है वो है। तीसरा, जो हमारा जो सुझाव आया है कि हमारा 3 दिन का कार्यक्रम बिल्कुल 3 दिन का रहे, हम 3 दिन के पहले पहुंचे और चौथे दिन आए, यानी 5 दिन का, एक दिन का आने का जाने का और 3 दिन का वहाँ कार्यक्रम संचालित हो, जिसमें जो बात आई है, प्रस्ताव आया है कि प्रोसेसिंग हो, प्रोसीडिंग हो, पैकेजिंग हो, मार्केटिंग हो, जो आदरणीय डॉक्टर कुशल दुबे ने कहा है, ऐसे भी हम उसमें इसको प्राथमिकता दें कि हम कुछ सीख सकें वहां रह के।
इसको दिखाया जाए, जैसा आदरणीय बने सिंह ने फिर कहा है, श्याम सुंदर पालीवाल का जो स्थान है, और दूसरा स्थान उन्होंने बताया है सीकर का। जो वो दोनों चीजें हमें थोड़ा सा अच्छी लग रही हैं। भोपाल में भी आपने जो कहा है, शरद वर्मा जी ने जो प्रस्ताव दिया था, भोपाल में उतना सिर्फ स्थानीय वो उनकी जो एक्टिविटी है सरकार की या वहाँ की जो वो ही देख सकते हैं। बाकी जो खुले मैदान का जो किसान का जो खेत होता है उसका अलग आनंद होता है। और वहाँ मेरा तो ऐसे ही मानना है कि जो विभिन्न जो आए हैं, जोर की ढाणी और पचमढ़ी का कोई ऐसी वो नहीं है। पचमढ़ी में जो आदरणीय हमारे नारायण मीना जी ने जो प्रस्ताव दिया है, उन्होंने आचार्य देवव्रत जी के करनाल का भी दिया है, वो भी तीसरा स्थान हम रख सकते हैं। नंबर 1 श्याम सुंदर पालीवाल जी, नंबर दूसरा जो है कान सिंह जी सीकर और तीसरा जो है हम आदरणीय आचार्य देवव्रत जी का करनाल। 3 जो है स्थान को हम अभी प्राथमिकता से रख सकते हैं। अभी पंजाब का जो बावल जी का जाट का जी बताया था, उन्होंने कई बार अपन से वो किया है, लेकिन वहां देखने को नहीं जा पाए। वो भी अपन चौथी जगह रख सकते हैं। वैसे 3 ये बहुत अच्छे हैं। बागेश्वर धाम की जो बात आदरणीय हमारे रामकृष्ण भारद्वाज जी ने कही है, और वहाँ बहुत दर्शन करने जा सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं, परंतु जो आजकल भीड़ और वो है वो अपन वहाँ नहीं हो पाएगा। उद्देश्य जो है अपना युगाहार उत्सव का उद्देश्य है कि हम जो है अपनी उपलब्धि और आगे हमें क्या करना है, किसानों को कैसे प्राकृतिक जैविक खेती में निपुण होना है, इसका देखना हमें अति आवश्यक है। तो और जो लालेगढ़ सिद्धि अन्ना हजारे जी की बात भी आई है, तो मैं चाहूंगा कि इन 3-4 बिंदुओं पर विशेष कर स्थानों पर ध्यान दिया जाए, जोर दिया जाए। एक श्याम सुंदर पालीवाल जी राजस्थान और सीकर, इसका विजिट भी हमें सबसे पहले करना होगा। और जो लगातार सारे सदस्य गर्मियों की बात कर रहे हैं, उनसे हमारा ऐसी निवेदन है, प्रार्थना है कि देखिए, गर्मी, बरसात और सर्दी, ये तीनों प्रकृति के देन है और ये होंगे ही। और कहीं भी जाइए आप, आज क्या करनाल में, क्या पंजाब में, क्या सीकर में, क्या पचमढ़ी में, क्या नर्मदापुरम में, क्या टीकमगढ़ में, क्या छतरपुर में, हर जगह गर्मी है, हर जगह बरसात होती है, हर जगह सर्दी आती है। इससे जो है हमें अपने प्रोग्राम को पर ध्यान नहीं देना है मौसम के अनुसार। मौसम तो हर जगह होता है, कहीं ठंडी है, कहीं गर्मी है, इस पर ध्यान ना दे करके, इसकी चर्चा ना करके कि अगर हमें जहाँ जाएंगे वहाँ अगर गर्मी है तो वहाँ हवा की व्यवस्था होगी। ये देखना है हमें कि गर्मी में हमें हवा की व्यवस्था करना है, क्योंकि वहां भी तो लोग रहते हैं। इस प्रकार से हमें इस पर और चर्चा करें, और फिर हम जो है जब फाइनल 3 हमें वो रखना है, नंबर 1, 2, 3, और फिर उनका हम फाइनल विजिट करके और उन्हें निर्धारित अपन सदन करेगा। तो हमारा ऐसा निवेदन है कि कोई स्थान जैसे विशेष हो, जहाँ रहने की व्यवस्था भी हो अच्छी, अभी जिन्होंने देखी हो या जानी हो, इसके बाद फिर अपन देखेंगे। साथ साथ में फिर दूसरे दिन चर्चा होगी अन्य बिंदुओं पर। आज सिर्फ जैसा पवन जी ने बोला था कि हमें लोकेशन का चयन करना है, तो आज लोकेशन का जो है जिन ने जो देखा हो या सुना हो या जाना हो, वो अपना अपना प्रस्ताव दे दे। फिर हम लास्ट में जो है दूसरे दिन पर हम चर्चा करेंगे अगली बिंदुओं में। जी दिनेश जी। जी आदरणीय, धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आपने किया, महत्वपूर्ण सुझाव आपका है कि हम उन स्थानों की चर्चा कर सकते हैं जो हमने देखे हों, जाने हों और हमारे हाथ के करीब हों। क्योंकि हम असल में कई स्थानों के नाम दे सकते हैं, लेकिन हम ना गए हैं, ना वहाँ से लोग सदस्य हैं और न संभावनाएं बनती हैं। दूसरी बात ये है कि सर्दी, गर्मी, बरसात की जो बात की है, ये बात थोड़ा डरावनी हो जाती है, क्योंकि हमने तो कार्यक्रम सफलता के साथ आगे बढ़ाना है। ये मौसम तो हर जगह होता रहेगा, और इसमें आपके माध्यम से जो बात आई है वो आदरणीय पालीवाल जी के यहाँ, आदरणीय कान सिंह जी के यहाँ प्रथमतः है, और अन्य बातें आई हैं, अन्य सदस्य भी अपनी बात रख रहे हैं। इसी क्रम में आदरणीय प्रणाली मराठे दीदी जी, आपका मैसेज भी इनबॉक्स में पड़ा हुआ है। आप कृपया आप अपना प्रस्ताव और सुझाव रखिएगा। ओम, सदन को सादर वंदन, प्रणाम। बहुत ही साधक बाधक चर्चा चल रही है। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, सुझाव सिर्फ है कि हमारे यहाँ ना 1 मई महाराष्ट्र दिन होता है,
तो हर बरस मैं इच्छा होकर भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि स्कूल में जाना तो अनिवार्य है। तो 1 मई 2 मई हमें नहीं 1 मई से यहाँ से निकल पड़ेंगे तो वहाँ पहुँचने के लिए 2 या 3 मई तो लगेगा ही। ट्रेन का विचार करते हुए। प्रणाली मराठे जी, आप बहुत क्योंकि सीनियर है बहन जी, आप समझदार हैं। जो वार्षिक उत्सव होता है वो उसका दिन ही है वो 2 मई, तो उसमें ऐसी क्या कर सकते हैं उसमें? तो जैसे 1 मई आपका है, ऐसी 2 मई जो है युवा का उत्सव का दिन है, इसलिए उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता है जी। जी, जी। हाँ, तो जो आपने प्रस्ताव रखा है कि हाँ, ये नहीं व्यक्तिगत रूप से तो बाधित नहीं होगा कार्यक्रम। हाँ, लेकिन जो भी आगे सूटेबल बैठे, क्योंकि अभी चर्चा को लेकर के ये दिनांक निश्चित हो रही हैं और उसके बाद जो चर्चा होगी उसमें अन्य बातें भी सम्मिलित हो जाएँगी। अभी तो हमने जगह का नाम ओके करना है और वहाँ पे क्या-क्या होगा ये बात भी आने वाले समय में होगी। और आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत सर। जी। क्यों पुनः मैं बोल रहा हूँ, मैं एक देवला पार करके यहाँ NH-7 पे जगह है सिवनी और नागपुर के बीच में, तो गौशाला भी बहुत बढ़िया है, बड़ी गौशाला है और वहाँ पे प्राकृतिक खेती भी होती है और वहाँ पे रहने की भी व्यवस्था होगी। मैं एक बार बात कर लूंगा, अगर लोगों का मत हो तो देवला पार करके जगह है और प्राकृतिक खेती का बड़ा अच्छा स्थान है। वो प्रशिक्षण भी देते हैं, काफी कुछ वहाँ पे उस जगह पे कर रखा है जी। ओम। जी, जी आदरणीय धन्यवाद। और ये हमने नोट किया स्थान। कृपया आप अग्रिम कार्यवाही करिएगा अपनी तरफ से। आदरणीय रमेश मेहरा सर, आपका हैंड रेज़ है, कृपया मार्गदर्शन दीजिएगा। जी ओम, सदन को नमन। जैसे देवला पार की जो बात हुई है सर, देवला पार मैं गया हूँ प्रशिक्षण में, वहाँ पर सब जो गो आधारित चीज़ें भी बनती भी है और वहाँ पर रहने की व्यवस्था भी है, उनके मैस भी चलती है और वो 5-5 दिन का प्रशिक्षण भी देते हैं। तो ये बात तो है, वहाँ पर है अच्छी जगह, परंतु खेती के संबंध में ज़्यादा नहीं है, पर गो आधारित बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर है जी। जी, जी, आदरणीय और आदरणीय रमेश मेहरा सर से ही मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगे? कृपया बात रखिएगा। सर मेरा निवेदन ये है कि जहाँ पर भी रहने की अच्छी व्यवस्था हो, वहाँ पूर्व में हमारे कोई सज्जन हो जो वहाँ से परिचित हो, ऐसी जगह तय करें और उसके आसपास चीज़ों को देखने को हमें मिले। और इस संबंध में बहुत जगह, जैसे अभी पिछले दिनों 2 जगह ऐसे प्रशिक्षण के संबंध में उन लोगों का आया था, तो जहाँ पर भी प्रशिक्षण होते हैं वहाँ उनके रहने की व्यवस्था होती है। अभी 2 मार्च से ही यहाँ अपने महाराष्ट्र में, ये जो महाराष्ट्र में और एक जयपुर में हुआ था, तो जयपुर में तो हम जा नहीं पाए थे, तो वहाँ पर यदि उन लोगों से संपर्क किया जाए, उनके फ़ोन नंबर तो मेरे पास है, मैं पहले बात करूं उनसे कि भाई क्या हो सकता है, फिर मैं आपको बता सकता हूं जी। ओम। जी, जी आदरणीय धन्यवाद। और जी, जी। इसी क्रम में आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बुंदेला जी, कृपया आप अपना सुझाव दीजिएगा। सभी को प्रणाम, मंच को प्रणाम। बहुत अच्छी मतलब जो अपना कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, इसके लिए जो स्थान दिए गए हैं, हमारा इतना सुझाव था जो भी स्थान तय किया जाए
उसमें आवागमन की व्यवस्था सुलभ हो और वहाँ सारी व्यवस्थाओं इसके लिए इतने सदस्यों जो मुख्य लोग हैं 4-5 लोग वो डिसीजन ले लें। बहुत अच्छे स्थान आए हैं, लेकिन जो भी फाइनल निर्णय होना हो वो 4-5 लोग जो भी अपनी समिति के महत्वपूर्ण लोग हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो निश्चित हैं, जो जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम होना है वो इसका तय कर लें। और बहुत अच्छा है, इस बार बिल्कुल जरूर सभी लोग और अधिक से अधिक लोग वहाँ पहुँचे और अच्छी जगह हो, और इसके लिए जो भी आर्थिक व्यवस्था है उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा सहयोग हो जाए सभी लोगों से, या जैसा भी समिति के लोग निर्णय करें, क्योंकि जहाँ 3 दिन रुकेंगे वहाँ रहने खाने की व्यवस्थाएं और सारी व्यवस्थाएं देखकर बहुत अच्छा है। जो समिति का जो निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा और सब लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय जी धन्यवाद। आपने कहा है कि आवागमन की व्यवस्था हो और आर्थिक व्यवस्था की भी व्यवस्था हो, ये प्रस्ताव आपने रखा है, सुझाव आपने दिया है। आदरणीय प्रणाली साकरी दीदी जी, आपका स्वागत है। जी, सदन को प्रणाम। आदरणीय प्रणीता दीदी जी, आदरणीय क्षमा करिएगा, आदरणीय प्रणीता दीदी जी, स्वागत है। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी भाई साहब। जैसे कि आज चर्चा चल रही, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है अपने योगाहार कार्यक्रम के स्थान को लेकर के। ये महत्वपूर्ण बात है कि स्थान का भी चयन हो और आवागमन का, ये प्रमुख विषय है कि सभी के लिए आवागमन एक अच्छा साधन हो। सारे स्थानों की जो विषय आए हैं चर्चात्मक रूप से, तो वो सभी बड़े अच्छे लग रहे हैं। रालेगांव सिद्धि हो, जैसे वो राजस्थान से भी बात आई हो, जैसे अभी देवलापार से बात आई, तो देवलापार ये एक ऐसा प्रकल्प है, मैं गई तो नहीं हूँ लेकिन सुनी हूँ उस बारे में, कि ये अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रकल्प है, बड़ा प्रकल्प है, विश्वव्यापी, और प्रशिक्षण यहाँ निःशुल्क होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, आप जितने भी दिनों का तय कर सकते हैं। और उनके कुछ संपर्क नंबर भी हमें बड़े आसानी के साथ में मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि गाय माता पर, गोबर, गोमूत्र, ये इन चीजों पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। जैसे दादू ने कहा है कि खेती का उतना ये नहीं है, मुझे तो नहीं पता, आप गए हैं तो उसका ज्यादा अनुभव रखते हैं, लेकिन देवलापार का बहुत अच्छा बताते हैं। तो एक बार देवलापार के लिए हम सभी प्रयास कर सकते हैं, और आवागमन के लिए भी नागपुर एक केंद्र स्थान सभी के लिए अच्छा रहेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ में ओम। जी, तो ये देवलापार असल में पड़ेगा कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? और ओम, देवलापार में निशुल्क नहीं होता है, वहाँ पर बहुत नॉमिनल शुल्क लिया जाता है। 7 दिन का 1000 रुपये लेते हैं और रहने खाने की व्यवस्था करते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है गो आधारित चीज़ें ही बनती है, जिसमें दवाइयाँ भी है, गोघृत भी, मतलब जो है घृत भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। है अच्छी जगह, इसमें कोई, चूँकि मैं तो रह के आया हूँ इसलिए मुझे मालूम है। तो जैसे अमृत जल है और भी बहुत सारे कार्बन है, और तो इस तरह के गो आधारित जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर बनाई जाती है। गो अनुसंधान केंद्र है और लगभग वहाँ पर 300-400 गाय हैं जो वहाँ पर, और सुबह ही सुबह जो है वहाँ पर उनका गोअर्क के लिए लोग जाते हैं, उसको उनको ऊपर ही पकड़ने, वो गोमूत्र पकड़ना कहते हैं। तो सुबह ही जल्दी उठ करके बाल्टी में गोमूत्र इकट्ठा करते हैं, फिर उसका आसमन करते हैं, उसकी दवाई बनाते हैं। इस तरह का प्रकल्प है सर्वा जी। हो जी आदरणीय जी धन्यवाद। आप, मैं आदरणीय डॉक्टर डी शर्मा जी तक पहुंचूं उससे पहले आदरणीय समस्त योगा टीम से हैंड रेज है, आदरणीय भाई साहब का। जी मेरा निवेदन ये है कि जो बहन जी ने देवलापार और के बारे में बताया है, तो वहाँ गौ से आधारित सभी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, गौमूत्र गोबर से। तो पहले किसानों को खेती करने के लिए अपन को प्रोत्साहित करना है। जब वो खेती करने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर अपन जो है गौ आधारित का अगला कोई एक प्रोजेक्ट बना लेंगे देवलापार का, तो फिर अपन जो है वहाँ के लिए सोचेंगे। अभी सिर्फ जो है कृषि से, प्राकृतिक जैविक कृषि कैसे किसान करे, इस पर ध्यान देना है। ये मेरा निवेदन है जी।
जी, और आपके सुझाव के बाद, निवेदन के बाद आदरणीय डॉक्टर डी शर्मा जी, आपका हैंड रेज़ है, कृपया अपना सुझाव रखिएगा। सभी को मेरा नमस्कार। जो ये आज जो चर्चा चल रही है आपके उत्सव मनाने की, तो वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जो क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ से लोग आएंगे और दूर दूर से लोगों ने इकट्ठा होना है, तो ये तो एक बहुत ही एक टिपिकल या मुश्किल कहेंगे कि कौन सी जगह सेलेक्ट की जाए जहाँ से सभी को सूट करे, कितने लोग आ सकते हैं, कैसे आएंगे। तो मेरे हिसाब से तो एक करनाल में जो हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, HTI बोलते हैं उसको, वो वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है और वहाँ ये हरियाणा सरकार के अंडर ये इंस्टीट्यूट है। उसके आसपास NDRI जो आपका नेशनल डेयरी फार्म है उसके आसपास है। ये जो आपके आचार्य देवव्रत का फार्म भी उससे नज़दीक पड़ता है। वहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ICAR के हैं। वहाँ पर किस तरह की कार्यक्रम होगा, कौन वहाँ पर ट्रेनिंग देगा, किस तरह की गतिविधियां होगी, इसमें जो आपके स्पीकर्स है, एक्सपर्ट कौन होंगे, या आपस में ही परिचर्चा होगी, ये सारे विषय को ध्यान में रख करके ही ये कार्यक्रम जो है आगे चल सकता है। हमारा हिमाचल प्रदेश में जो डॉक्टर YS परमार विश्वविद्यालय है, वहाँ प्राकृतिक खेती के ऊपर प्रशिक्षण होते हैं, तो वो उनके वहाँ निदेशक हमारे जो है विस्तार शिक्षा डॉक्टर इंद्रदेव जी है। वाइस चांसलर तो हमारे जो डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जी है, वो प्राकृतिक खेती के ऊपर ही सारा फोकस उनका है। यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन हिमाचल प्रदेश आप लोगों के लिए जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो करनाल जो आपका एक सेंटर प्लेस बनता है, आना जाना वहाँ पर सूट करता है, दिल्ली से बहुत नज़दीक है। जो ये आप कह रहे हैं ये वाला सारा जो ये आप कह रहे हैं कि वहाँ एक देवरिया क्या जगह कह रहे हैं जहाँ गौ पर आधारित सारे प्रोडक्ट बनते हैं, वो भी एक अच्छी जगह है। राजस्थान पर सबसे पहला वो तो कह रहे हैं कि मौसम का सारा ध्यान वो तो देना ही पड़ेगा। जहाँ 40 से ऊपर तापमान जाता है, वहाँ 3 दिन तक रहना, AC के अंडर रहना, फार्म विजिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो तो ठीक कह रहे हैं अपने मुन्नीलाल यादव जी की, वर्षा और ये जो गर्मी सर्दी है वो तो देखनी नहीं है, लेकिन सभी को जहाँ सेंटर सूट करे वही है। तो करनाल मेरा तो सुजेशन ही है। HTI हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, NDRI, ये 2 जगह ऐसी है जहाँ रहने की व्यवस्था भी हो और 3 दिन का प्रशिक्षण जो है उनके द्वारा भी करवाया जा सकता है, ये मेरा सुझाव है। बाकी तो ये हिमाचल प्रदेश की जो सोलन है नॉन यूनिवर्सिटी, ये भी मेरा एक सुझाव रहेगा। धन्यवाद। जी, आदरणीय, ये सुंदर सुझाव है और क्योंकि सुझाव आपने इसलिए भी दिया क्योंकि आप उस क्षेत्र में कार्य करते हैं और आपके जानने वाले लोग भी हैं। आपने हिमाचल का भी वैसे नाम दिया, लेकिन हाँ, डिस्टेंस पर कितना दूरी पे कितनी सहूलियत रहेगी ये बात भी है। तो बहुत दूर है, जैसे महाराष्ट्र के लोगों के लिए, नर्मदापुरम लोगों के लिए, कोई छत्तीसगढ़ से आएगा, ये तो 2-2 दिन में इनको पहुंचना पड़ेगा यहाँ पहुंचना। लेकिन करनाल भी एक ऑप्शन है, कई लोगों ने कहा है करनाल में ठहरने का, मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ। 3 दिन का प्रोग्राम वहाँ हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट है, वहाँ HTI गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंडर है ये, और NDRI है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट है, वहाँ भी सारे, और आसपास के जो आचार्य देवव्रत का जो फार्म है वो भी नजदीक पड़ेगा वहाँ से, ये सारी चीजें। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। इसी क्रम में जबकि हमारे पास कुछ मिनट्स बचे हुए हैं, मैं आदरणीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि अपने यानी सुझाव देने हेतु अपने हैंड रेज कीजिएगा, और तभी हम आप तक पहुंच भी पाएंगे, तभी आपके सुझाव भी जान पाएंगे। और जब तक आपके हैंड रेज होते हैं, जी, आदरणीय सिंगोरिया जी, आप बात रखिएगा। सदन को सादर नमन।
मेरा सुझाव था कि एक तो कुरुक्षेत्र जो डॉक्टर महामहिम राजपाल देवव्रत जी का स्थान को प्रथम लिया जाए, इसके बाद जोर की ढानी, और तीसरे स्थान पर पालीवाल जी का, और चौथा स्थान यदि संभव हो तो भारत भूषण त्यागी जी का बुलंदशहर भी उचित हो सकता है। जी धन्यवाद। जी आदरणीय, हाँ धन्यवाद। आपने ये स्थान नाम दिए हैं, और इस तरह से जब हमारे पास कुछ प्रस्ताव आए हैं, कुछ बात आई है, कुछ सुझाव आए हैं, और कुछ स्थानों के नाम रखे गए हैं। हालांकि बहुत सारे अभी लोगों से बहुत सारे सदस्य हैं, उनसे वार्तालाप नहीं हुई है, बात नहीं रखी गई है, उनके सुझाव आने बाकी हैं। कुछ सदस्यों ने कहा है कि जो सुटेबल जगह है, अगर चयन होता है, उस सर्वमान्य होगा। इस तरह से कुछ बातें आई हैं। शुरुआत में मैंने कहा बद्रीनाथ स्थान के बारे में, हाँ थोड़ा ये था कि ये काफी दूरी तो बनती है। द्वितीय बात इस पे आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने की है कि क्योंकि वो यात्रा लाइन है, और यात्रा लाइन में वास्तव में उसमें बहुत संभावनाएं हैं भीड़ भाड़ की। तो ये बात भी है कि हमने सीखने और अपने कार्यक्रम को करने के साथ ही अगले जब चतुर्थ से हम आगे बढ़ते हैं, तो हम तब कैसे अपने कार्यक्रम को करें, ये भी हमें उसमें मंथन करना है। तो सीखने समझने के साथ साथ मंथन करने की बात है, और अन्य बातें गौण हो जाती हैं। तो आदरणीय रमेशन मेहरा सर, आपका हैंड रेज है, कृपया आप। जी ओम, सदन को नमन। पुनः सर, निश्चित रूप से जहाँ पर शासकीय प्रशिक्षण होते हैं, जैसे आदरणीय हमारे डीडी शर्मा जी ने कहा है, वहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी होती है, क्योंकि जो प्रशिक्षण स्थल होते हैं वहाँ पर प्रशिक्षण चलते रहते हैं, तो वहाँ रहने की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती है। तो उस पर भी जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहाँ भी हम करें वहाँ यदि कोई शासकीय इस तरह के प्रशिक्षण के केंद्र हो तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। जी ओम। जी आदरणीय, धन्यवाद। तो इस तरह से जो आपका STI दिनेश सेमवाल जी, जो STI है ये ऑर्गेनाइज भी करता है प्रशिक्षण ना जी, पर उनके चार्जेस का पता करना पड़ेगा, ठहरने के चार्जेस, ट्रेनिंग के चार्जेस क्या है। वो अच्छी व्यवस्था है, कम से कम 50 लोगों के लिए वहाँ ठहरने का भी है, प्रशिक्षण के कार्यक्रम उनके चलते हैं, उनका काम ही वह है। तो मैं उनसे कर सकता हूँ, अगर प्रशिक्षण वही लोग दें और अपना भी एक दिन का कार्यक्रम हो तो अलग चीज, सभी पे। जी आदरणीय, ये सोने पे सुहागा होगा ये प्रस्ताव कि वहाँ पे हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, NDRI है, फिर आचार्य देवव्रत जी का भी जो स्थान है वो जादू नहीं है। ये सुझाव हमने रखा है, कृपया आप संपर्क करिएगा। आदरणीय राउत सर, आपका हैंड रेज है, कृपया आप बात रखिएगा। जो अभी आदरणीय डीडी शर्मा साहब ने कहा है निश्चित रूप से अच्छा हो सकता है, बस बात कर लें तो मतलब क्योंकि व्यवस्थाएं वहाँ पे कितने लोगों की होगी और हमारी संख्या क्या होगी इस हिसाब से, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे संस्थान हैं जो हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बहुत सारे संस्थान हैं करनाल में, मतलब एक बड़ा बढ़िया सेंटर हो सकता है, और हम आचार्य देवव्रत जी के वहाँ भी जा सकते हैं। तो हमारे पास लिबर्टी रहेगी कि हम ज़्यादा चीज़ों को देख सकें और ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें। तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा बेस्ट होगा सब में। बाकी सदन मैं संपर्क कर लूंगा, क्योंकि वहाँ 3-4 इंस्टीट्यूट है सर, NDRI में भी है और HTI में भी है, और बहुत सारे ऐसे जगह है वहाँ पर जहाँ पर ये प्राकृतिक खेती आचार्य देवव्रत का तो है ये सर। तो मैं पता करके, मेरे पास उनके कॉन्टेक्ट नंबर है। ठहरने का जो है पर नाइट जो है 50 रुपया पर हेड लेते हैं वहाँ, वही तो मुझे पता है। खाना सस्ता है वहाँ, पर वो अगर वो ऑर्गेनाइज ही कर दे हमारे लिए 3 दिन की ट्रेनिंग, तो वो भी एक व्यवस्था बन सकती है। सर जी, शर्मा जी, मैंने ये हरिओम शर्मा जी, मैंने ये सुना आचार्य देवव्रत जी के फार्म पर वहाँ रुकने की व्यवस्था भी निःशुल्क रहती है, और अच्छा बड़ा फार्म है, रुकने की भी अच्छी व्यवस्था है। आप इसका पता लगाइए वहां पर, क्योंकि मैंने देखा नहीं अभी उसको। ओम जी
नजदीक सारे, ये सारे सेंटर नजदीक है सर। ये HTI है, NDRI है, और आचार्य देवव्रत का वहाँ का कांटेक्ट नंबर मैं लेता हूँ और उनसे भी पता करते हैं कि क्या है उनका। वहाँ स्कूल एक्चुअली ज्यादा बच्चों का है वहाँ, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अलग से होती है कि नहीं होती है इसका मैं पता करके बताऊंगा। हमारे बहुत सारे, मैं तो स्वयं नहीं जा पाए, लेकिन हमारे केंद्र से गए थे, कृषि विज्ञान केंद्र से लोगों को भी ले गए थे वहाँ। तो ये सारा मैं पता करके आपको, तीनों NDRI और हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हरियाणा के अंडर है, और आपका आचार्य देवव्रत का फार्म, 3 ऐसी जगह है जो बिल्कुल वहीं पड़ती है आसपास में। उसका सारा विवरण आपको 1-2 दिन में बता दूंगा। धन्यवाद। जी, जी आदरणीय, धन्यवाद। इस वार्ता को निरंतर बल मिल रहा है और संभवतः जब द्वितीय दिवस की वार्ता होगी तो हम कुछ एक ठोस निर्णय पे पहुंच पाएंगे, ऐसा लग रहा है। आज जो समूची वार्ता हुई है और जो समूची सुझाव आए हैं, प्रस्ताव आए हैं, ये बड़े सुंदर रहे हैं। और इन सुझावों को जबकि आदरणीय मुंजीलाल सर ने देखा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बात के साथ ही आज की इस सत्र को भी आदरणीय संपन्न करें आप अपने शब्दों के माध्यम से, ऐसा निवेदन। जी, बहुत सुंदर संवाद और चर्चाएं लगातार इस कार्यक्रम को लेकर के हुई हैं। स्थान को चयन करने के लिए हमारे विभिन्न जो सुझाव आए हैं उनका हम सम्मान करते हैं, और विशेषकर जोर दिया जा रहा है महामहिम जो है आचार्य देवव्रत जी के कृषि फार्म, और इधर अपना श्याम सुंदर पालीवाल जी, और जो राज की ढाणी सीकर है वहाँ, तो इस पर अपन देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, और इसके बाद फिर उसके बारे में जानकारी। मेरा ऐसा निवेदन सदन से, आपने सबने सुझाव दिया है, आगे आप लोग सुझाव देंगे, हमें 2-3 बात का ध्यान देना है। एक तो हमारा 4 साल इस युवा कार्यक्रम को हो गए हैं, और जो हमारी संख्या है, हमारा जो संदेश है वो लगातार हमारे लोगों में इधर का उधर हो रहा है। हम लोगों को आपस में सिर्फ जो है हम इसको जनमानस तक और अधिक से अधिक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारा YouTube चैनल पर भी पूरा रिकॉर्ड होता है ये पूरा, लेकिन अभी हम जनमानस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरा एक उद्देश्य था कि हम जब युगहर उत्सव मनाते हैं तो उत्सव का मतलब ये है कि उसमें हम जनमानस को इस युगहर कार्यक्रम से परिचित कराएं। हम एक खुला कार्यक्रम रखें जहां कोई भी राज्य हो, कोई भी जिला हो, किसी भी एक जिले राज्य के कम से कम 1500 किसान को वहां आमंत्रित किया जाए, एक खुला पंडाल हो, और वहां पर हम ये अपने युगहर कार्यक्रम से परिचित कराएं और अपनी बात वहां रखें कि हमारे कार्यक्रम में ऐसा ऐसा होता है, हम इतने साल से ऐसा करते आ रहे हैं, आप लोग इससे जुड़े, आप लोग सीखें, जानें, और आप लोगों को हमारे वैज्ञानिक आपस में निःशुल्क जो है रोज जो है हम खेती करने के गुर सिखाते हैं। तो जो किसान सीखना चाहते हैं, क्योंकि किसान केमिकल से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, वो इसलिए नहीं उठ पा रहा है कि उसको खाद बनाने की विधि या उस पर उत्पादन में के डर के मारे वो अपनाता ही नहीं है प्राकृतिक जैविक खेती, कि वो कैसे करे, जबकि वो सिर्फ सोचता है कि हाँ करना चाहिए, इतना तो मन है, लेकिन कैसे करे। तो ये जब हमारे किसान वहाँ अनुभव किसान बताएंगे, किसान सुनेंगे, उनका आपस में कॉन्टेक्ट नंबर लेंगे, संवाद करेंगे, विजिट करेंगे, तो शायद हमें लगता है कि इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य की पूर्ति हो पाएगी। सुख सुविधाएं ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाएंगी सेकंड प्राइज पे, परंतु अगर हमने किसानों का हित के लिए 3 दिन का अगर ये कार्यक्रम रखा, जिसमें हमारे भारत के इतिहास को जैसे आदरणीय डॉक्टर राकेश आर जी बताते हैं, हमारे युवा किसानों के बेटे होंगे, युवा पीढ़ी होगी, देश क्षेत्र के लोग होंगे, वो इस इतिहास को जानने के लिए एक दिन सुनेंगे, फिर उनको मन में होगा तो उनको जो है सब्सक्राइब करेंगे, युगहर से जुड़ेंगे या संपर्क करेंगे, उनके किताबें मंगाएंगे और उनको अध्ययन करेंगे, तो एक हमारी युवा पीढ़ी जागेगी। हमें विचार बदलने के लिए प्रयास करना है, सबसे पहले विचार हमारे बदले, फिर हम जो है कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा हमारा एक प्रार्थना थी कि इस कार्यक्रम में स्थान चयन करने में एक ऐसा हमारा उद्देश्य, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश को ही किया जा सकता है, हमारा उद्देश्य है कहीं भी हम जनमानस को
इस कार्यक्रम, इस योगहार उत्सव को पहुंचा सके, ऐसी हमारी प्रार्थना। उसके साथ साथ हम विजिट भी कर सके और जो आदरणीय डीडी शर्मा जी ने कहा है कि हमारे स्पीकर कौन होंगे और किस किस विषय पे हमारे क्या रहेगा, इसकी अपन इस पे अगले दिन एक एक दिन चर्चा करेंगे। आज का दिन था सिर्फ स्थान चयन करने के लिए। तो स्थान के जो प्रस्ताव आए हैं उसमें अपन 3 कैटेगरी बना लेते हैं, ABCD, और इसके बाद जो है उस पर अपन और आगे चर्चा कर लेंगे, मंथन कर लेंगे। कल हम और चर्चा करते हैं, जैसे धर्मेंद्र सिंह बुंदेला जी ने कहा है कि हमें आर्थिक भी जरूरी है। इन सारी चीजों पे अलग अलग बिंदु पे एक एक दिन चर्चा करेंगे और ऐसी प्रार्थना है कि आप लोग उस पर जरूर सुझाव दें। आज के लिए इतना ही। और हमारा निवेदन भी आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी और सदन से है कि हम 8 बजे के पहले हैंड रेज कर लें। 8 बजे तक हम इस कार्यक्रम को समापन करने का प्रयास करें। 2, 4, 5 मिनट ज्यादा हो जाए, बस इतना, इसके बाद और आगे ना ले जाएं, क्योंकि हम रोज इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और सारे काम भी होते हैं। क्योंकि 5:30 बजे से जो जुड़ जाता है वो 8 बजे तक कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद 8 बजे के बाद और जो व्यवस्थाएं होती हैं, इसलिए संख्या भी इस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप सब ने आज के हमारे आदरणीय स्वामी रामाधर जी ने जो योग कराया रीवा से, बहुत बहुत साधुवाद उनको, बहुत बहुत प्रणाम। और आज के जो इस कार्यक्रम में अपने अपने सुझाव दिए हैं हमारे योगहार सदस्य सम्मानित, उनको प्रणाम। जैसे व्यक्तिगत बात कार्यक्रम कई व्यक्तियों को रहते हैं, व्यक्तिगत व्यवस्थाएं रहती हैं, उनको ध्यान न दे करके हम एक सामूहिक रूप से ये कार्यक्रम करना है, हृदय बड़ा रख करके करना है और इसमें जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो। आप सबने इस कार्यक्रम में भाग लिया और आने वाले समय में कल और इस पर चर्चा करेंगे। आप आइए अपने प्रस्ताव लेकर के, हम सबका स्वागत करते हैं। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। ओम।